अब बेटा बात करेंगे अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। देखिए बेटा, डेंसिटी ऐसा फैक्टर है जो, डेंसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हेलो, डेंसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी आपको एस ब्लॉक मेटल से भी ज़्यादा मिलेगी, एफ ब्लॉक की मेटल से भी ज़्यादा मिलेगी, और पी ब्लॉक मेटल से भी ज़्यादा मिलेगी डेंसिटी। डेंसिटी बेटा देखो फिजिकल टू मास अपॉन, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मास तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है ना। एक जनरल वे की बात कर रहा हूं मैं। देखो डेंसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। किस पर? पैकिंग। अब पैकिंग क्या क्या हो सकती है बेटा, जो ट्रांजिशन मेटल है इनमें पैकिंग है, HCP पैकिंग भी होती है, FCC पैकिंग भी होती है, और CCP, SCP मीन CCP पैकिंग होती है, ये दोनों एक ही है, FCC और BCC पैकिंग। अब देखिए बेटा, अच्छा ये बताइए, आपके पास FCC पैकिंग है, BCC पैकिंग है और HCP पैकिंग है, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी? चलो आपने सॉलिड स्टेट पढ़े हो, दोनों में सेम होगी पैकिंग, क्योंकि FCC में ऑक्टेन नंबर ऑफ एटम 4 है और BCC में ऑक्टेन नंबर ऑफ एटम 2 है। समझ में आ रहा है ना? डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, देखो प्राइमरी नॉलेज लिखना है बस हल्का सा। डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ग्रेटर देन या हाइयर देन अदर मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रेटर देन और हाइयर देन अदर मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए बेटा, अगर ट्रांजिशन मेटल में आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे किसी भी सीरीज में, बेटा लेफ्ट टू राइट चलेंगे किसी भी पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मास इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपेयर टू वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज क्या होता है, मास। दोनों इंक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम। वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है ना। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम से ज़्यादा रेशियो में ज़्यादा डोमिनेंटली क्या इंक्रीज होता है, मास। तो अगर रिजल्टेंट डेंसिटी टॉप टू बॉटम देखेंगे आप तो भी क्या होती है, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट भी क्या होती है, इंक्रीज। इस बात को याद रखना। डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज हो रही है बेटा, मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ता है, कंपेयर देन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना। इन एनी सीरीज डेंसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, इन एनी सीरीज डेंसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीजेज। इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए जनरली शब्द डाला हूं, ऑलवेज नहीं लिखवाया हूं मैंने, या कंटिन्यूस नहीं लिखवाया हूं मैंने, जनरली इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज मास और डिक्रीजेज वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीजेज मास एंड ड्यू टू इंक्रीजेज क्या बेटा, मास एंड डिक्रीजेज वॉल्यूम। लेकिन बढ़िया जिंक है और उसके नीचे कैडमियम है और उसके नीचे मरकरी है। किस 3D सीरीज में है, 1 मिनट 4D सीरीज में 5, इनकी डेंसिटी बहुत थोड़ी कम हो जाती है बेटा, कारण इनका साइज एबनॉर्मली बढ़ जाता है ना। और मरकरी तो लूज वीकली डेंस है, आपको मालूम मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो डेंसिटी तो बहुत कम हो गई ना। बाकी अदर मेटल तो रूम टेम्परेचर पे क्या है बेटा, सॉलिड है, ठीक है। तो वो बाद में हम लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो ना, टुवर्ड्स टॉप टू बॉटम mass more increases compare than volume, towards top to bottom mass more increases compare than volume.
मास मोर इंक्रीजेस, ज़्यादा बढ़ता है, कंपेयर देन दोनों बढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ता है? मास ना, हेंस रिजल्टेंट डेंसिटी इंक्रीज, हेंस रिजल्टेंट डेंसिटी इंक्रीजेस। तो कुल मिला के बेटा अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो भी डेंसिटी इंक्रीज होगी जनरल में। एक नोट करके लिखो आप कुछ बात, एक्सेप्शनल केस है। द डेंसिटी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, द डेंसिटी ऑफ Zn, Cd एंड Hg। अगर बेटा मैं बोलता हूं कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो इनका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनका जिंक, कैडमियम और मरकरी का ना एबनॉर्मली लोअर in the series due to high atomic size and loose packing, due to high atomic size and loose packing, due to high atomic size and loose packing। तो बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, सही बात है, लेकिन Zn, मरकरी की एबनॉर्मली क्या हो जाती है बेटा? लो हो जाती है ड्यू टू हाई एटॉमिक साइज। और इनमें बेटा सिंपल क्यूबिक पैकिंग ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है, समझ में आ रहा है? और सिंपल क्यूबिक पैकिंग की डेंसिटी वैसी क्या है? कम है, ठीक है। तो डेंसिटी का एक प्राइमरी नॉलेज, देखो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो गारंटेड क्वेश्चन है, एक प्राइमरी नॉलेज है, आ भी सकता है और नहीं भी, एक बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं, चलिए। देखिए बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक की मेटल से हाईली एक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्स टू क्या बेटा? आईपी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्स टू क्या होता है? आईपी। तो यार ना एस ब्लॉक मेटल का साइज सबसे बड़ा है, आईपी सबसे कम है, तो जब ये एस ब्लॉक की मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो रैपिडली इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? रिलीज। लेकिन डी ब्लॉक की मेटल लीस्ट एक्टिव मेटल है बेटा, एफ ब्लॉक से भी कम एक्टिव है, पी ब्लॉक से भी कम एक्टिव है, क्योंकि ये वेरियस टाइप के आईपी शो करते हैं। मैंने 11 में बात किया था टोटल आईपी की, याद है आपको? क्योंकि हम लोग फर्स्ट आईपी या सेकंड आईपी से कोई कैरेक्टर काउंट नहीं करते, किससे करते हैं? टोटल आईपी। टोटल आईपी, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, फोर्थ आईपी, फिफ्थ आईपी का क्या हो सकता है? सम। समझ में आ रहा है ना? तो लिखिए बिकॉज, आंसर लिखो, बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हाँ इसमें रिएक्टिविटी में कैसे लिखना है आपको? बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्स टू आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्स टू आईपी, बेटा ड्यू टू, मेन आंसर का मेन पॉइंट अंडरलाइन करना है, इसको जरूर कहूंगा ना, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मेन पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा साइज छोटा है और इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज़्यादा है, तो ये रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है। ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ट्रांजिशन मेटल is least active compare then
other metals of the periodic table. Compare then other metal of the periodic table. अब देखिए बेटा इनकी जो रिएक्टिविटी है पहले तो कम होगी फिर बढ़ जाती है। कॉपर जिंक अच्छे एक्टिव है बेटा, पहले कम होगी और फिर बढ़ेगी। रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन एनी सीरीज लिखना, इन एनी सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल firstly decreases क्योंकि साइज भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है यहां तक। टिल निकल, टिल कोबाल्ट निकल या आयरन कोबाल्ट निकल ऐसा कर देना, टिल आयरन कोबाल्ट निकल ऐसे कर देना। फर्स्टली डिक्रीजेस टिल आयरन कोबाल्ट, यहां तक डिक्रीज होती है। देन कॉपर टू जिंक इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, देन कॉपर टू जिंक इंक्रीजेस। बेटा देखो इसमें इधर सुनो, आयरन कोबाल्ट निकल लिस्ट एक्टिव मेटल्स में आते हैं बेटा 3D में, और फिर आयरन के नीचे बेटा रोहिडियम है, इरिडियम है, कोबाल्ट के नीचे पैलेडियम है, सॉरी रुदेनियम है, ओस्मियम है, कोबाल्ट के नीचे रोहिडियम है, इरिडियम है, निकल के नीचे पैलेडियम है, प्लेटिनम है, कॉपर के नीचे सिल्वर और गोल्ड। ये तो बेटा नोबल मेटल्स में आती है, बहुत कम एक्टिव मेटल्स है ये। जिंक कैडमियम किसी भी सीरीज में जिंक है, इस सीरीज में जिंक हाईली एक्टिव है, इस सीरीज में कैडमियम हाईली एक्टिव है, इस सीरीज में मरकरी हाईली एक्टिव हो जाता है क्योंकि इनका आईपी बहुत कम है और केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, तो टोटल आईपी भी कम है। अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं तो टोटल आईपी फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी का सम होगा ना, और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटे जिंक कैडमियम मरकरी का जो रिएक्टिविटी है वो बिल्कुल सेकेंड है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्योंकि ये भी क्या शो करती है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन कोबाल्ट निकल तक रिएक्टिविटी कम होगी और फिर कॉपर टू जिंक थोड़ी सी बढ़ जाती। कॉपर भी +1 +2 दोनों के कंपाउंड बनाता है, +1 की भी कंपाउंड बनाता है कॉपर। देखो ये CuSO4 है तो कॉपर क्या है बेटा 2+ है, Cu2 है तो कॉपर क्या है बेटा 1+ है, CuCl2 है कॉपर क्या है बेटा 2+ है, Cu2Cl2 है तो कॉपर क्या है बेटा 1+ है। सभी टाइप कंपाउंड बनाते हैं कॉपर भी। तो कॉपर कंपाउंड, सिल्वर गोल्ड बहुत ही रेयर कंपाउंड बनाते हैं जबकि कॉपर के नीचे है। आ रहा है समझ में, ये नोबल मेटल्स में आते हैं। तो याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रेंड ऐसा कंटिन्यूसली इंक्रीज या कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होता है, वेरिएशंस के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी नॉलेज देना है। तो बेटा अगर 3D सीरीज में हाईली एक्टिव कौन है बेटा, जिंक, कैडमियम, मरकरी 4D और 5D में। आ रहा है समझ में, बहुत इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कंपाउंड बनाते हैं। आ रहा है समझ में, तो केवल प्राइमरी नॉलेज आप ले रहे, मेन क्वेश्चन नहीं है। अगली क्या है प्रॉपर्टी, मेटलिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल आर व्रॉस्ट मेटल, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर भी किसके इनवर्स होता है बेटा, आईपी के। ट्रांजिशन मेटल आर व्रॉस्ट मेटल, कंपेयर देन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मेटल्स। व्रॉस्ट घटिया मेटल होती है, अच्छी मेटल नहीं मानी जाती, क्योंकि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो रैपिड, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे वो बेस्ट मेटल। तो ये व्रॉस्ट मेटल के बारे में बेटा, ट्रांजिशन मेटल इज व्रॉस्ट मेटल ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस कुछ मत लिखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
So highest IP compared than other metal. So highest IP compared than other metal. और IP ज्यादा होगा तो मेटलिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा. अरे कल फार्मूला लिखे थे ना हमने. So highest IP due to small size and high effect to nuclear charge. So highest IP इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर रिड्यूस. लिखते जाओ, चलो और लिखो. IP ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर क्या होगा? रिड्यूस. क्योंकि जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं दे आर बेस्ट मेटल. क्या लिखे? लास्ट सेंटेंस बोलो. अरे एक जन बोलना. वो तो ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रिड्यूस, देन मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर कम होगा तो मेटलिक प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो अदर मेटल से कंपेयर किए. चलिए अब मेन क्वेश्चनों पे आते हैं बेटा. ये तो एक प्रकार का प्राइमरी नॉलेज लिए, इनोज में ऑलरेडी पढ़े थे हम लोगों ने. चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी है. हाँ अगला क्वेश्चन लिखो, मेरे को मालूम है सब. चलो तुमसे नहीं पूछूंगा तो बहुत टाइम लगा दो. क्वेश्चन लिख, इंपॉर्टेंट करते जाओ क्वेश्चनों को. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयारी होना या नहीं है. बेटा ट्रांजिशन मेटल, so highest melting and boiling point describe. Transition metal, so highest MP and BP melting and boiling point describe it. आर करके दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिख दीजिएगा. ट्रांजिशन, गिव द रीजन दैट, बात मत कर रहे, गिव द रीजन दैट द एमपी एंड बीपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल MP and BP of transition metal higher compared than other metal. इसके MCQ भी बनाया वेरियस एग्जाम में. अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? तो देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेनली डिपेंड करते हैं. बट क्या देखते रहे तो एक बार दो बार बोलते तो भी लिख नहीं पाते साले तुम लोग. देखिए एमपी और बीपी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. किस पर? कभी कभी इसमें एक और फैक्टर है बेटा, पैकिंग. लेकिन पैकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जो एमपी बीपी को डिसाइड करता हो. एमपी बीपी को डिसाइड कौन करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ. क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ. जो एमपी एंड बीपी है सीधे के सीधे किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? बॉन्ड स्ट्रेंथ. और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता ही है, ये साइज के क्या है बेटा? इनवर्स. ठीक है. या नंबर ऑफ बॉन्ड के क्या है? प्रोपोर्शनल. बॉन्ड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ बॉन्ड के प्रोपोर्शनल है या साइज के इनवर्स है. अब देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं, यह है बेटा एस ब्लॉक की मेटल. समझना है. पोटेशियम
जो फर्स्ट ए की मेटल है ये सेकेंड ए की मेटल है। फर्स्ट ए की मेटल का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। अब समझना ही है हर चीज़ को। सेकेंड ए की मेटल का क्या है बेटा, NS2। यहाँ लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। तो देखो ये दो पोटेशियम का सॉलिड है भाई। जो MP या BP होता है किसी एक इंडिविजुअल एटम का कैरेक्टर नहीं है। MP या BP मेटलिक एटम का कैरेक्टर नहीं है, मेटलिक सॉलिड का कैरेक्टर है। और सॉलिड में न्यूमरस मेटल एटम होते हैं। MP BP सिंगल एटम का प्रॉपर्टी, मास ऑफ मेटल एटम का प्रॉपर्टी है। मतलब जब दो मेटल एटम एक साथ हो, मेटलिक सॉलिड से MP BP काउंट करते हैं। किससे काउंट करते हैं? अब मेटलिक सॉलिड इज द फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी मेटल एटम्स। तो बेटा पोटेशियम के पोटेशियम मीन्स फर्स्ट ए की मेटल, सबसे बड़ा साइज, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, मेटलिक। तो जो फर्स्ट ए की मेटल है लाइक पोटेशियम, इसमें दो मेटल एटम के बिटवीन सिंगल मेटलिक बॉन्ड है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सेकेंड की मेटल लाइक कैल्शियम, इसमें डबल मेटलिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के यस ऑर्बिटल में, यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में यस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटलिक बॉन्ड बनाएंगे। तो फर्स्ट ए की मेटल में मेटल एटम के बिटवीन सिंगल मेटलिक बॉन्ड, सेकेंड ए की मेटल में मेटल एटम के बिटवीन डबल मेटलिक बॉन्ड। अब आ रहा हूं मैं स्कैंडियम पे, 3D1 4s2, साइज और छोटा हो गया कंपेरिजन फर्स्ट ए सेकेंड ए, और ये कौन आ गया, थर्ड B मीन्स स्कैंडियम। देखो बेटा साइज छोटा हो रहा है तो वैसी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, अरे कम होगी ना। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो आप लॉजिक को पकड़ो क्योंकि आप बहुत सारी चीजें लिखना है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले साइज देख लो आप, साइज क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो मेटल एटम के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, कम। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो MP और BP बढ़ेगा। ये पहला रीजन समझ में आ गया। अब और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज तो देख ली हमने। तो एक साइज फैक्टर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है या MP BP को बढ़ा रहा है, क्योंकि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करने में टेम्परेचर उतना ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। दूसरा, यस ब्लॉक में फर्स्ट ए मेटल के बिटवीन सिंगल मेटलिक बॉन्ड, सेकेंड ए मेटल के बिटवीन। अब जैसे डी ब्लॉक में आते हो तो ये यस सबसेल के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये डबल मेटलिक बॉन्ड तो बना रहे हैं। अब जैसे बेटा दो स्कैंडियम एटम ले रहा हूं मैं, समझना। जो 1 स्केयर, ये 3D में क्या है बेटा 1, और ये 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। वैसे ये अच्छे समझो, एक ही बार समझना है, ज़्यादा बार बार नहीं समझना। ये D सबसेल में 5 ऑर्बिटल 1 और ये 4s। तो याद रखिए बेटा जैसे आप D ब्लॉक में आते हो, पहला D ब्लॉक मेटल का है बेटा स्कैंडियम। तो इसमें यस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, मेटलिक। कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितने मेटलिक। और N-1D सबसेल के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जनरली मेटल एटम के बिटवीन मेटलिक बॉन्ड होता है, लेकिन डी ब्लॉक में मेटल एटम के बिटवीन एज वेल एज मेटलिक बॉन्ड आल्सो। मेटलिक बॉन्ड कौन बनाएगा, यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, और मेटलिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को कौन बनाएगा, N-1D ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो स्कैंडियम में मेटलिक बॉन्ड के साथ साथ एक और क्या आ गया, 2 मेटलिक के साथ एक कोवेलेंट आ गया। हाउ बोलो। टाइटेनियम में चले 3D2, तो 2 कोवेलेंट के साथ 2 मेटलिक। टाइटेनियम की स्टोरी देख लो आप। इसलिए क्या याद होना आपको, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेनेडियम की बात करूं 3D3, 3 कोवेलेंट के साथ 2 मेटलिक।
और कोवेलेंट बॉन्ड तो और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है किससे? मेटालिक बॉन्ड से। क्रोमियम की बात करूं 3D 5 4s 1 डी में 5 हो गए रे, तो 5 कोवेलेंट और एक मेटलिक। नहीं आया समझ में? बोलना। अब मैंगनीज में बात करूं 3D 5 4s 2 दो मेटलिक के साथ 5 कोवेलेंट। अब आ गया किसमें बेटा? आयरन में 3D 6 4s 2। अब ये पेयर्ड हो गया। और आपको मालूम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हो, कोवेलेंट बॉन्ड पेयर्ड ऑर्बिटल कौन बनाते? अनपेयर्ड। तो अब 4 कोवेलेंट 2 मेटलिक। कोबाल्ट में आओ 3D 7 हो गया, तो ये भी पेयर्ड हो गया। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप? पहले कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ते हैं और धीरे धीरे आप, इसका मतलब पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फिर, इसका मतलब एमपीपीपी पहले बढ़ेगा और फिर नहीं आया समझ में? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि N-1D सब सेल में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और फिर कोवेलेंट बॉन्ड पहले बढ़ते हैं और फिर अब आ गए बेटा। अब निकल में 3D8 म्हणजे ये भी पेयर्ड हो गया। समझ में आ रहा है? तो 2 कोवेलेंट 2 मेटलिक। जैसे कॉपर में आओगे 3D10 नो कोवेलेंट ओनली मेट। और जिंक में केवल मेटलिक, क्योंकि जिंक में भी तो 3D10 हो गया, पेयर्ड हो गया ना। नहीं आया समझ में? लिखो। क्लियर है? जब बेटा ट्रांजिशन मेटल so highest melting and boiling point compare than other metal of the periodic table due to following reasons या due to following causes. Number 1, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन या कॉजेज। ठीक है। नंबर 1 क्या? देखो जिसको बहुत काउंट करना है बेटा। तो यस ब्लॉक में बछुआ, यस ब्लॉक में मेटल एटम के बिटवीन केवल मेटलिक बॉन्ड। पी ब्लॉक में जो मेटल है एल्युमिनियम, गैलियम, टीन, लेड, इनमें भी मेटल एटम के बिटवीन केवल मेटलिक बॉन्ड। लेकिन डी ब्लॉक की मेटल एटम में मेटलिक बॉन्ड के साथ साथ, तो पहला पॉइंट ना बिटवीन ट्रांजिशन मेटल due to between transition metal due to metallic bond due to एक मिनट due to बेटा NS orbital electron due to NS orbital electron due to NS orbital electron metallic bond present as well as
ड्यू टू NS ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट, एज वेल एज ड्यू टू N-1d सबसेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू N-1d सबसेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो प्रेजेंट। बहुत ही खास पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू N-1d सबसेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड नहीं, मेटलिक बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बनाते हैं और मेटलिक बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बनाते हैं, और जबकि कोवेलेंट बॉन्ड केवल कौन बनाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो बेटा दोनों टाइप ना, ड्यू टू द कंटिन्यूस, उसी में ड्यू टू द बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड होज बोथ टाइप, मेटलिक के साथ साथ कोवेलेंट। और भाई ये कैरेक्टर किसी और मेटल का नहीं है, केवल डी ब्लॉक मेटल का है। और उसका रीजन भी है, क्योंकि डी ब्लॉक मेटल में बेटा N-1d और NS, ये N-1d हुआ और ये कि बिटवीन एनर्जी गैप बहुत कम होता है। 3d और 4s के बिटवीन एनर्जी गैप, तो जब ये मेटल एटम बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो NS के साथ साथ N-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बाइंडिंग में, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है। आ रहा है समझ में? ये एक्सेप्शनल केस है डी ब्लॉक मेटल में। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाओगे तो आपको मेटलिक बॉन्ड ही मिलेंगे, और मेटल एटम के बिटवीन मेटलिक बॉन्ड रूल है, नॉन मेटल एटम के बिटवीन कोवेलेंट, मेटल नॉन मेटल के बिटवीन आयनिक। ये एक्सेप्शनल मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, जिसमें मेटल एटम के बिटवीन मेटलिक बॉन्ड के साथ साथ मेटलिक बॉन्ड में मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, NS ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, N-1d सबसेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली इंक्रीजेस, bond strength extremely increases अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बेटा देन एज द रिजल्ट MPBP इंक्रीज, एज द रिजल्ट MPBP इज वेरी हाई। तो ये है बेटा आंसर का मेन पॉइंट, लिखना पड़ता है। और इसके MCQ भी बनाया है कि क्यों ज़्यादा होता है, 4 ऑप्शन, और मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चनों में ऑल ऑफ द एबव आंसर आता है। क्या आता है बेटा? तो ये पहला पॉइंट है कि कोवेलेंट के साथ साथ कौन से बॉन्ड बनाते हैं, मेटलिक। दूसरी बात, सेकेंड रीजन, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड due to small size, second reason, due to small size and high bond strength, due to small size and high bond strength, heat of atomization, अरे एटम को, अरे मेटल एटम को अलग अलग करने में रिक्वायर्ड heat of atomization, heat of is very high, heat of atomization is very high। ठीक है, एटमाइजेशन का मतलब एक हीट ऑफ डिसोसिएशन है, ये हीट ऑफ या एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन की मेटल एटम को सेपरेट करने में रिक्वायर्ड एनर्जी या हीट ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन वेरी हाई, हीट ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी हाई।
क्योंकि बेटा आपको मेल्ट करने में इन सभी हीट से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और क्यों भैया? हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन हाई होने का एक ही रीज़न है, स्मॉल साइज और मेटलिक के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कहानी हो गई ख़त्म। अब आप चलेंगे 3D सीरीज़ में। अब जैसा 3D में होगा वैसी 4D में होगा, वैसी 5D में होगा। न बेटा ये पैराग्राफ चेंज, इन एनी सीरीज या इन 3D सीरीज लिखो, इन 3D सीरीज, क्योंकि एग्जाम्पल 3D से ही देना है आपको। MP and BP firstly increases इंपॉर्टेंट लाइन है। MP and BP पहले क्या होगा? काय को इंक्रीज होगा? कारण है आपके पास। एक तो साइज भी क्या हो रहा है? छोटा। कहाँ तक? आयरन कोबाल्ट निकल तक। ऊपर से नंबर आप कोवेलेंट बॉन्ड भी धीरे धीरे बढ़े और फिर क्या होने लगेंगे? कम। फर्स्टली इंक्रीजेस देन डिक्रीज टिल कॉपर टू जिंक। फर्स्टली इंक्रीजेस देन डिक्रीज टिल कॉपर टू जिंक। मतलब यहाँ जो कैरेक्टर MPBP है पहले इंक्रीज होगा बेटा और फिर डिक्रीज होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N-1d सबसेल फर्स्टली इंक्रीजेस देन डिक्रीज। बिकॉज सब लिखना पड़ता है यहाँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N-1d सबसेल, because unpaired electron in N-1d subcell firstly increases then decrease. Firstly increases then decrease. समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आया? नोट करके लिखना बेटा, इन इंटायर डी ब्लॉक मेटल, नोट करके लिख, इन इंटायर डी ब्लॉक मेटल टंगस्टन W, सो हाईएस्ट MPBP बेटा यहां क्रोमियम मैंगनीज ज्यादा शो करते हैं। यहाँ कौन शो करता है बेटा? टंगस। यहाँ में क्रोमियम क्यों शो कर रहा है? चलो मालूम है आपको? अबे 5U कोवेलेंट है। क्रोमियम मैंगनीज ज्यादा MPBP 3D में शो करता है। 5U कोवेलेंट, उसके बाद धीरे धीरे कोवेलेंट क्या होंगे? कम होंगे, तो MPBP भी कम होगा। टंगस्टन सो हाईएस्ट MPBP एंड मरकरी सो लोवेस्ट MPBP। भाई 3D में कम कौन? अरे 3D में कम कौन? जिंक। अब नीचे आएंगे तो साइज और बढ़ गया ना। 3D में कम कौन? जिंक। नीचे आने में साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो मरकरी तो मरी हालत में हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ओके ठीक। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और मेन आंसर क्या लिखोगे बेटा? इन ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू एनियस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्ड प्रेजेंट एज वेल एज ड्यू टू N-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके कारण की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नंबर ऑफ बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो जाते। आ रहा है समझ में? ठीक। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से पहले मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले निपटाओ, फिर बच्चे कुछ देखते बाद में। ये तो लगभग हर साल ही आ रहा है बेटा। बेटा डिस्क्राइब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब वेरिएबल
oxidation number property of transition metal. इंपॉर्टेंट कर दे, आंख मूंद के क्वेश्चन। आंसर कैसे देना है सीख ले, रटना बिल्कुल नहीं, केवल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूरा आंसर दे सकते हो। देखिए बेटा, जो ट्रांजिशन मेटल है, और एग्जाम्पल किससे देना है बेटा? 3D से। आप 4D से दो, 5D से दो, कोई दिक्कत नहीं है, देना किससे है? 3D से। दिस है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखिए बेटा 3D1 4s2, इसका क्या है बेटा? 3D2 4s2, 3D3 4s2। ये ऐसा लिखना पड़ेगा अभी आपको, अभी नहीं, जब मैं आंसर दूँ। देखिए आंसर कैसे लिखना है, देखो बेटा, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स show variable oxidation property because when they are participate in reaction, as well as NS इलेक्ट्रॉन, NS का मतलब बोलो, NS का मीनिंग क्या है? आउटर मोस्ट सेल, यानी मीन्स आउटर मोस्ट सेल एज सबसे ले, एज वेल एज NS इलेक्ट्रॉन also release N-1d subcell unpaired electron। also release क्या बेटा? N-1d subcell unpaired electron। N-1d के केवल कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? अनपेयर्ड। समझ में आ रहा है? as well as NS electron also release N-1d subcell, because between NS and N-1d subcell, underline, because between NS and N-1d subcell energy gap is very minimum, बहुत कम होता है। एनर्जी गैप इज मिनिमम या वेरी मिनिमम लिख सकते हो। तो बेटा होता क्या है, जब ये एलिमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे बेटा, तो जिस एनर्जी से कहाँ के इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो NS के, लगभग उसी एनर्जी में कहाँ के इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेंगे? N-1d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है ना, वहाँ के भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं। तो ड्यू टू लो एनर्जी गैप या मिनिमम एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड N-1d subcell, as well as NS, they release N-1d subcell unpaired electron, hence so variable oxidation number property, hence so variable oxidation number property।
अब देखिए बेटा, आपको लिखना है ऐसे एक सीरीज बनाओगे, या ऐसी या तो वर्टिकल सीरीज बना लेना या ऐसी हॉरिजॉन्टल बना लेना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ध्यान दो। अब देखो बेटा, जब स्कैंडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो यस के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या शो करेगा, और यस के 2 के साथ डी का एक भी ये वाला रिलीज कर दिया तो तीनों रिलीज कर दिया। तो 2 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। आ रहा है समझ में? अब आए बेटा टाइटेनियम 3D2 4s2, यस के 2 रिलीज किया तो +2, यस के 2 के साथ ये 1, यस के 2 के साथ ये 2, नहीं आया समझ में? अब आया बेटा कौन, वेनेडियम 3D3, यस के 2 तो यस के 2 के साथ 1 1 1, आ रहा है समझ में? क्रोमियम 3D5 4s, यस का 1 रिलीज किया तो एक ही, तो एक ही करेगा +1, ओके, ये 1, उसके साथ ये, उसके साथ ये। मैंगनीज क्या है बेटा, 3D5 4s2, यस के 2 रिलीज किया तो +3 +4, आ रहा है समझ में? यस के 2 +2, इसके साथ ये वाला 3 4 5 6 7। अब कहाँ है, 3D6 हो गया पेयर्ड, निकलना बंद, समझ में आ रहा है? यस का 2 +2 3, आ रहा है समझ में? अब 3D7 कोबाल्ट, निकलना बंद, प्लस 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 2 3 4 5, 3D8 2 3 4 +2, मैक्सिमम नंबर में कौन शो कर रहा है, मैंगनीज, हाईएस्ट +7 तक। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सब लिखना पड़ेगा आपको। अब आए कॉपर 3D10 4s, कॉपर अकेला एक्सेप्शनल केस है बेटा, जो यस का 1 तो निकालेगा लेकिन डी का 1 भी निकाल देता है, जबकि निकालना चाहिए क्या, लेकिन कॉपर कैसे, कई किसी कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर 2+ है तो +2 भी शो करता है, ये एक्सेप्शनल है, ब्रैकेट में लिखा हो एक्सेप्शन को। जिंक 3D10 4s2 केवल +2 शो करता है। तो आप बताइए इन पूरे एलिमेंट में केवल कौन ऐसा एक एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता? अरे एक ही कर रहा है +2, एक ही कर रहा है +2, बाकी सब के सब एक से अधिक टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो बेटा क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्टली देन डिक्रीज, व्हाई, बिकॉज इन N-1d सबसे अनपेड इलेक्ट्रॉन फर्स्टली देन डिक्रीज। छाप लो इसे, छाप ले पूरा इस क्वेश्चन के आंसर में।